ओके, यहां देखिए रेसिस्टेंस के बारे में। यहां देखिए रेसिस्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट रखा है तो मान के चलते हैं कि ये ऐसा एक कंडक्टर कॉपर का है और सर्कुलर मैंने ऐसा आयरन का रखा हुआ है, इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन भी ये है, इसकी भी एरिया क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ इन दोनों का सेम है, देख लीजिए, ठीक है। लेकिन लेंथ सेम होने से क्या होता है, लेंथ अभी हमने सेम कर दिया है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉपर का कम है और आयरन का क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा होने की वजह से मैंने यहां पे एक टर्म्स एंड कंडीशन रख दिया है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज लेस देन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ आयरन, सो फॉर कांस्टेंट लेंथ इन एरिया ऑफ कॉपर एंड आयरन, ये जो रेशियो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी इससे कम है, ठीक है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस ऑफ आयरन इज मोर देन रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, ठीक है। रेसिस्टेंस जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एक टेबल है जो मैं आपको बताता हूं, टेबल में पहला लिखा हुआ है सिल्वर का नाम आया हुआ है, पहला क्या है, सिल्वर, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, इसकी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो सबसे कम है, ठीक है, और इससे ज्यादा, है ना, इससे ज्यादा किसका है भाई, तो कॉपर का है, और इससे ज्यादा किसका है, गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का है, और इससे ज्यादा किसका है, तो इससे ज्यादा एल्युमिनियम का है, लाइक दैट, ठीक है। ये एक टेबल है जो आपको समझना चाहिए, है ना। जो एल्युमिनियम है इसके बाद आ रहा है टंगस्टन, निकेल, इसके बाद देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ टंगस्टन है ना, इसके बाद निकेल है, निकेल, इसके बाद आयरन, है ना, इसके बाद आयरन आ रहा है, और बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारे मेटल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्या है भाई, वो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिए, बात को समझ में आ गया होगा। लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन अगर सेम हो तो, ये देखिए सिलिंड्रिकल है और ये क्या है, ये क्या है, क्यूबिकल है, लेकिन दोनों का एरिया हमने सेम रखा है। अगर दोनों का एरिया अगर हमने 1 मीटर स्क्वायर रख दिया, दोनों का एरिया अगर हमने सेम रख दिया, तो लेंथ भी अगर हमने 1 मीटर रख दिया, तो उस कहानी में आप देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और 1 डाल के रखा है हमने, तो रेसिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू इतना ओम आ जा रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। तो अगर मैंने इस तरह से बताया है तो इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस एक डिफरेंट लेंथ के लिए हमने, आप समझ सकते हो कि अगर हमने रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, अगर हमने इस तरह से लिखा है, तो ये डिफरेंट लेंथ के लिए अगर हमने माना है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर कितना है भाई, तो वो लिखेंगे 1.47 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है, ये ओम मीटर है, डिवाइडेड बाय कॉपर का कितना है भाई, तो कॉपर का लिखेंगे 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। तो ये जो है ये हम दूसरे कैंसिल करेंगे, और ये लेस देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें हमें ये पता है कि रेसिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेसिस्टेंस जो है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, मतलब रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ये जो रेसिस्टेंस है मटेरियल का, है ना, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एज ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, है ना। ये क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी इन बल्क, है ना, ये क्या है, इन बल्क में है ये। लेकिन रो जो है, रो क्या है, रो क्या है भाई,
क्वालिटी ऑफ मटेरियल, रो क्या है, तो रो जो है वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, कंडक्टर है, ठीक है जी। चलिए ये सब चीज मैंने आपको बताया है। दूसरी कहानी बताया मैंने, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसको हम रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम लोग चलेंगे कि रेसिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक मैंने कॉपर का ही वायर है, दो रखा हुआ, ये मोटा वायर है और ये छोटा कम है ना। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हो कि ज्यादा है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, लेंथ भी सेम है, मतलब हमने रो एंड एल लेंथ को हमने कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा इसका है और कम इसका है। डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है, मटेरियल भी सेम है, क्लियर कट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कॉपर है और ये भी कॉपर का है, यहाँ लेंथ भी सेम है, बट एरिया क्रॉस सेक्शन इस वायर का ज्यादा है और इस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन कम है। तो आपको ये बताना है कि रेसिस्टेंस ज्यादा किसका है। अगर हमने इसका रेसिस्टेंस R1 बना दिया, अगर हमने इसका रेसिस्टेंस R1 बना दिया और इसका रेसिस्टेंस हमने R2 बना दिया, तो बताओ कि ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा, है ना। तो ज्यादा रेसिस्टेंस क्या होगा, तो वो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से देख सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा इस चीज को, रेसिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो सॉरी एरिया अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम है, सॉरी एरिया अगर कम है, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए आप क्लियर कट बता सकते हैं कि लेंथ भी सेम है एंड मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी वही है। तो आप बता सकते हो कि R2 जबकि एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, आप क्लियर कट बता सकते हो R2 इज ग्रेटर देन R1, बिल्कुल बता सकते हो। आप देख लो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे R1 by R2, बट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, आप क्लियर कट देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। इट मींस यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, A2 by A1, है ना। A2 by A1 is greater than 1 because A2 is greater than A1, देख रहे हैं ना। सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे A2 by A1 देखिए, है ना। A2 by A1 देख रहे हैं तो A2 क्या है, कम है, और A1 क्या है, ज्यादा है, मतलब ये रेशियो कम आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R2 इज ग्रेटर देन R1। रेसिस्टेंस जो सेकेंड कंडक्टर का है जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, उसका रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, ज्यादा है ना। ज्यादा रेसिस्टेंस जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि कंडक्टिविटी इसका ज्यादा है और इसका क्या है, कम है। गौर से आप लोग समझ सकते हो, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है और इसकी कंडक्टिविटी कम है। कैसे है, आप जनरली समझो कि मान लो एक रोड है, ठीक है, ये चौड़ा सा रोड है और एक पतला सा रोड है, दो रोड है, ठीक है। ट्रैफिक जैम अगर लगे, बहुत सारी गाड़ियों का अगर ट्रैफिक जैम लगे, है ना, बहुत सारे गाड़ियों का ट्रैफिक जैम लगेगा, तो इस रोड से ज्यादा पास तेजी से पास कर जाएगा या इस रोड से गाड़ियां पास करेगी, बताइए। इसी व्यू से आप समझ सकते हो। जब देखो ये रोड चौड़ा है तो दो गाड़ियों को निकलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, इतने सारे स्पेस है, कहीं से भी निकल के जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो रोड चौड़ा नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे इसका बाधित किया गया, यहाँ से निकलने के लिए दिक्कत हो जाएगी इसको, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेसिस्टेंस मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पर ट्रैफिक जैम ज्यादा लग रहा है, मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1। इस बात को आप लोग समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल था। जबकि हमने मटेरियल को सेम रखा है,
मटेरियल को हमने सेम रखा है, याद रखिएगा इस चीज को, हमने मटेरियल सेम रखा है, कॉपर है दोनों साइड में है ना, मटेरियल सेम रखा है, ये चौड़ा रोड है, तो चौड़े रोड होने की वजह से इसमें ट्रैफिक जाम कम लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आराम से पास कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने इसको इलेक्ट्रॉन समझा तो इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा होगा तो आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन पतले पतले वायर से कम एरिया क्रॉस सेक्शन निकलेगा, उसे निकलने में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ज्यादा किसका होता है, रेसिस्टेंस पतले वायर में ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस पतले वायर में ज्यादा होता है, मोटे वायर में ज्यादा, मोटे वायर में क्या होगा, कम रेसिस्टेंस होगा। इसीलिए जब भी हम मार्केट में जाते हैं और हमारे घरों का जो वायरिंग होता है उसमें हम मोटे वायर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं लेकिन मोटे वायर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी लॉन्गिटिविटी ज्यादा रहेगी, चूहा उसे उतर नहीं पाएगा, मतलब काट नहीं पाएगा, है ना, और उसमें करंट भी ज्यादा पास करता रहेगा। ठीक है, उसमें करंट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पास करेगा, लेकिन पतले वायर में करंट ज्यादा पास नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो पतले वायर को हम लोग पसंद नहीं करते और मोटे वायर को हम लोग पसंद करते हैं क्योंकि उसकी रेसिस्टेंस मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, रेसिस्टेंस जैसे ही कम होगा कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा पास होगा। तो अगर चार्जर भी अगर हम यूज करते हैं तो मोटे वायर वाला चार्जर अगर हम यूज करेंगे या मोटा वायर वाला चार्जर यूज करें जल्दी मोबाइल चार्ज हो जाएगा, पतले वाले में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमने एरिया को कम कर दिया तो रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा और एरिया हमने बहुत ज्यादा रख दिया तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, ओके, यहां देखिए एक और फॉर्मूला मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूं, रेसिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट अप्लाइड, है ना। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था रो एल बाय एरिया और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, है ना, बाय करंट। तो यहां पे हमने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया था, तो ये फॉर्मूला था और उसके बेसिक में हम जाते हैं। ठीक है, और उसके हम बेसिक में जाते हैं तो कहानी क्या आ रहा है कि मान लो यहां पे आप जानते हैं कि J इज द करंट डेंसिटी, है ना, करंट डेंसिटी कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, E इंटू एवरेज रिलेक्सेशन टाइम T डिवाइड E एवरेज रिलेक्सेशन टाइम T इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखे हैं, इतना करंट डेंसिटी आ रहा है। तो ये करंट डेंसिटी में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टर्म आ रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। तो चलिए हमने इसके बराबर कर दिया, तो ये जो था एक्चुअली करंट डेंसिटी था, करंट बाय एरिया, तो हमने करंट बाय एरिया लिखा है। ठीक है, तो करंट बाय एरिया को अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है डिवाइडेड बाय करंट हम लोग कर रहे हैं, तो ये आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो चलिए ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो क्या होगा, लेंथ इधर चला जाएगा, एरिया का सेक्शन हमने वैसा का वैसा ही रखा है, मास से मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, नीचे n e स्क्वायर बाय एवरेज रिलेक्सेशन टाइम t, ये इतना आ रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, ये प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, रो है। ठीक है, ये क्या है, रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है। ये हमने माना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E स्क्वायर चार्ज स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर एंड एवरेज रिलेक्सेशन टाइम t। आप गौर से देखिए, ठीक है, आप गौर से देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेसिस्टिविटी है ये इतने सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, मास बाय ई स्क्वायर, है ना, इसके बाद हम लिखेंगे क्या, 1 अपॉन एवरेज रिलेक्स, यहाँ देखिए 1 अपॉन इतना लिख सकते हैं, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये जो टॉ है, ये जो टॉ है t मान लो ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t है। तो जब भी आप देखिए गौर से समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने ये दोनों प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, बशर्ते इफ एंड ओनली इफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा जो फैक्टर है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम t, है ना, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब,
ठीक है, दो दो कहानियां हैं, इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।